ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग अवंतिका, एंड गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? एंड मुझे मालूम है कि आप सब लोग हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। न जाने, यस। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आप सब लोग इतने सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का पक्का पक्का सिलेक्शन। और थैंक यू। इंटरव्यू में आप इतना अच्छा करेंगे कि आपको खुद ही अपने ऊपर नाज होगा। और इसलिए एक स्पेशल विचार मेरे मन में आया था, जो मैंने अनुराग के साथ डिस्कस किया था, कि क्योंकि आप इस फील्ड में जा रहे हैं पे जहाँ पे चाइल्ड हेल्थ इम्पोर्टेंट, और यस। और बहुत ही रेयर होता है कि हम लोगों ने इसके बारे में कोई पढ़ाई की हो या जानकारी हो, इसलिए आधी अधूरी जानकारी होती है, अच्छी तरह से नहीं होती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पोस्ट में अगर इसके बारे में आपने बता दिया, अच्छा इंप्रेशन डाल दिया अबाउट न्यूट्रिशन, हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, तो एक इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द एंटायर इंटरव्यू बोर्ड कि आपका आपका तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपको सबसे मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसके बारे में एडवांस में ही जानकारी लेना बहुत अच्छी बात, ठीक है? यस। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, क्यों आपने पढ़ाई नहीं उस चीज के बारे में, क्या पता होगा, है ना? बट अगर किसी को पता है तो ये वेरी वेरी पॉजिटिव साइन है। और इसलिए हम लोगों ने बीच में क्वेश्चंस पूछे थे, और तब मुझे लगा कि नहीं, एक स्पेशल सेशन क्यों नहीं करें। तो आई थिंक स्वीकृति ने भी ज्वाइन किया है। सो आज का जो सेशन है कुछ विशेष होने वाला है। इस सेशन का कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट है, सविता कृष्ण। और अ, वो जो है पहले पार्लियामेंट में, लोकसभा में डिप्टी सेक्रेटरी रैंक पे काम कर चुकी है। और आज की डेट में वो काम कर रही है हेल्थ एंड वेलनेस पर। इनफैक्ट शी इज अ वेरी रिनाउंड कोच, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो बताएं, आप लोगों के साथ एक स्पेशल सेशन लें, और बताएं कि न्यूट्रिशन के बेसिक फंडामेंटल्स जो पता ही होना चाहिए, है ना? और जो आपके इंटरव्यू में बहुत काम भी है। मेरा ये भी आपको सुझाव है कि इंटरव्यू बोर्ड में अगर पूछे तो जो है, अगर आप थोड़ा सा इंडिकेट कर देना बोर्ड को कि आपको इसके बारे में बहुत मन लगता है, कि बच्चों के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है, बच्चे ही देश का फ्यूचर है, कुछ ऐसा बोल के ले आए, इंटरव्यू बोर्ड को उस तरफ एंगेज कर लें, ताकि आपसे इसी के बारे में सवाल पूछे जाएं, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? तो मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ सविता को। वो आएंगे और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और उसके बाद में ख्याल में क्वेश्चन आंसर सेशन है, जैसे एंड दिस सेशन इज बीइंग नाउ लाइव ऑन यूट्यूब आल्सो, बट लेटर ऑन इसको प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे शायद अनुराग, ताकि आप बाद में भी। ओके, तो विद दिस आज का सेशन सविता कृष्ण के साथ इनवाइट कर रहा हूँ। और आप सब लोग अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए म्यूट भी कर सकते हैं, सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, ओवर टू यू सविता कृष्ण। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. Good morning. Anurag, good morning, Avantika, Sonam, Sameer, Swikriti. Good Very morning. good morning to all of you. Good morning. So, पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो है एक कदम और सफलता की ओर बढ़ाया है, और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और जैसा आप सबको पता है कि सफलता उसी को मिलती है जो सही तरीके से प्रोसेस फॉलो करता है। ओके, सो अभी सब म्यूट रखें अपने आप को, जब तक सेशन चल रहा है। जब Q&A होगा तो तब आप वो करिएगा, अदरवाइज बीच में डिस्टरबेंस होने लगती है। तो जैसा मुझे पता लगा कि आप लोग जो हैं, आपका भी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट के साथ उसके जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ होगा, है ना? कि किस तरह से हम अपनी जो हमारा पॉपुलेशन है या जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हम अपना बेस्ट कैसे परफॉर्म करें। ओके, सो आप लोगों ने लास्ट जो
आपका इंटरव्यू जो प्रैक्टिस हो रही थी तो उसमें बता रहे थे कि कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ सवाल थे। तो यहाँ पर जो है मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सविता कृष्ण है और मैंने भी 16-17 साल जो है भारत सरकार में काम किया है, स्पेशली लोकसभा सेक्रेटरीट में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा कि जब आप तैयार होकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करते हैं तो आपको सम्मान तो मिलता ही है, साथ में बहुत सारी चीजें, आप पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें मिलती है, आपको नॉलेज मिलता है, रेपुटेशन मिलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जो है, ये सब हमें मिला और हमने इसको बहुत एंजॉय भी किया। लेकिन उसके बाद ये लगा कि लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत लोगों तक पहुंचना है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना जो है इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू किया। उसके बाद मैंने जैसे आप लोग कर रहे हैं अभी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी एग्जाम क्वालिफाई किया। देन उसके बाद जब मैंने अपने अपना पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस किया तो फिर मैंने नेचुरोपैथी किया 3.5 साल का डिप्लोमा, जिसमें कि कैसे हम नेचुरल तरीके से हेल्दी रह पाए अपने 5 तत्वों के साथ। और एक्यूप्रेशर है, रेकी हीलिंग है, लाइफ कोचिंग है, तो बहुत सारी चीजें हम, अल्टीमेट गोल ये था कि किस तरह से हम हैप्पी, हेल्दी और प्रोस्पेरस लाइफ जिए और लोगों को मदद करें। तो इस उद्देश्य से हम आगे बढ़े। तो आज जो हमारा उस पे आते हैं, जो हमारा आज मेन आपके साथ इंटरेक्शन है, वो है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा कि पोषण, न्यूट्रिशन, इसका क्या रोल है, ये क्या है, और कैसे आप जो है, जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिले। अभी तो फिलहाल ये है कि आपका जो इंटरव्यू है, आपको इतनी अच्छी नॉलेज हो जाए, या नॉलेज की ना बात करें, ये पार्ट ऑफ आपका, आप यूं सोचने लगे कि आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। इस टाइप का आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगे, इस टाइप के आपको नॉलेज मिले। ओके, सो जो हम बात करते हैं कि देश को, हर कोई कहता है, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आप, जब आपको जॉब इंटरव्यू में आप जाएंगे और आपसे पूछा जाता है आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या चेंज लाना चाहेंगे, या ऐसा क्या चेंज करेंगे जो कि अभी नहीं हो रहा है, या क्या यूनिक होगा। तो सबका सवाल होता है हम देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। बट एक्चुअल में तरक्की की जो हम बात करते हैं, या ये बोलते हैं कि हम देश को आगे ले जाएंगे, उसका शाब्दिक अर्थ तो हो गया, लेकिन उसका एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग ये होता है कि इंसान जिंदा रहेगा तो बहुत कुछ करेगा, और इंसान को जिंदा रहने के लिए हेल्दी होना जरूरी है। अगर इंसान को हेल्दी होना जरूरी है तो इंसान जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार का हेल्दी होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसका परिवार हेल्दी होगा तो उसको भी हेल्दी रहने का, उसको भी लुक आफ्टर किया जाएगा। अगर परिवार हेल्दी होगा तो उस घर में जो भी लोग हैं वो हेल्दी होंगे। तो ऐसे करते करते हम जब छोटी सी यूनिट पे आते हैं, व्यक्ति की सेहत पे आते हैं, तो एक परिवार, एक देश की सबसे छोटी इकाई फैमिली है। और फैमिली अगर हेल्दी है और उस एरिया की सारी फैमिलीज हेल्दी हैं, उस देश की सारी फैमिलीज हेल्दी है, तो वो देश भी हेल्दी होगा। तो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग बहुत आगे जाते हैं, लेकिन सबसे प्राइम या सबसे छोटी इकाई परिवार है, परिवार का स्वस्थ होना, और उसी छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनती है। अगर हमारा फैमिली हेल्दी होगा तो हमारा देश भी हेल्दी होगा। और जब बीमार होता है एक परिवार में, आप सोचिए, छोटी छोटी बातें समझते हुए चलते हैं, फंडामेंटल समझते हुए चलते हैं, परिवार में अगर कोई बीमार होता है तो आप कितनी ही अच्छी जॉब पे क्यों ना हो, क्या आप सही तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे देश के प्रति हैं ऐसे परिवार के प्रति भी है। तो आपकी फैमिली में सपोज करिए कोई बीमार हो जाता है, तो क्या होता है, आप अपना काम से छुट्टी लेते हैं और उसके बाद जो भी करना है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है,
और जब तक वो हेल्दी नहीं हो जाता तो तब तक आप जो है उसको अटेंड करते हैं। तो इस पीरियड में क्या होता है, इस पीरियड में जो आपकी एक्चुअल ड्यूटीज होती हैं वो ड्यूटीज आप नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना होता है उस व्यक्ति का जो बीमार है, जो अपने से बीमार का मतलब कि उसके अंदर क्षमता नहीं है अपने आप से परफॉर्म करने की, है ना। तो हम क्या करते हैं, सभी का ध्यान, पूरे परिवार का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ आ जाता है। और खुदा ना खास्ता इस तरह की जैसे कोविड जैसी या कोई इन्फेक्शन जैसी कोई चीज होती है, पूरा परिवार ही बीमार हो जाता है, फिर क्या होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमें समझना है कि देश अगर बीमार है तो देश बीमार का मतलब देश कोई मतलब हम सब से मिलकर ही बना है। तो अगर देश बीमार है यानी देश में रहने वाले जो लोग हैं उसके जो निवासी हैं वो अगर बीमार हैं तो देश ऑटोमेटिकली बीमार है। और बीमारी पे आप बस इतना समझते चले, मेरा पर्पस है आपको उस लेवल पे तैयार करना कि आपको इंटरेस्ट आने लगे इन चीजों में, आप खुद से फिर एक्सप्लोर करने लगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में नॉलेज लेना। और नॉलेज हम एक होता है कि हम रट रहे हैं और दूसरा है हम समझ रहे हैं। तो आज मैं आपको वो समझाने वाला इंटरेस्ट लाना चाह रही हूँ। तो क्या होगा कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपको पता है वहां पर थोड़ा सा समय लगता है और मतलब टाइम ज्यादा जाता है। फ्री कई सारी चीजें फ्री अवेलेबल होती हैं पर टाइम बहुत जाया होता है। और अगर हम प्राइवेट, अगर ये लगे आपको कि वहां पर इतनी केयर नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से किसी प्राइवेट डॉक्टर या नर्सिंग होम जो भी है वहां पर ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा फाइनेंस जो है इन्वॉल्व होता है। कई बार हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी से उधार लेते हैं बट उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और इस ट्रीटमेंट के दौरान हम जो है उधारी में आ जाते हैं। उधार का मतलब कि एक तो हम जॉब नहीं, उसको ट्रीट कर रहे हैं तो उस दौरान जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा पहले जो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है उसमें छुट्टी पे है, फिर हमने किसी से लोन भी लिया है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, उसका जो है हॉस्पिटल के बिल्स तो हमने दे दिए, लेकिन अब जो उसका दवाइयों पर जो खर्चा होने वाला है, उसका फर्दर फॉलोअप्स पे होने वाला है। तो एक फैमिली में एक अर्निंग मेंबर है जिसकी सपोज करिए सैलरी 50,000 है, लेकिन एक ऐसी बीमारी हो गई है, सपोज करिए घर के बच्चे को बीमारी हो गई है जिसका ट्रीटमेंट में 5 से 10 साल लगेंगे। तो 5 से 10 साल का मतलब हो गया, सपोज करिए रिकेट्स हो गया है, रिकेट्स इज बोन्स का डिजीज, पैर टेढ़े हो जाते हैं, उसको शेप अप करने में 2 से 3 साल लगते हैं। और इस दौरान उस ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, वो ट्रीटमेंट का खर्चा आपका 2-3 सालों में कम से कम 2-3 लाख रुपए होता है। ओके, और वो जो खर्चा है, तो अब क्या हुआ, 50,000 की जो आमदनी थी उसका कितना प्रतिशत सिर्फ किस में जाएगा, उस बच्चे के ट्रीटमेंट में जाएगा। तो आपकी अपनी जो व्यवस्था है घर की वो इम्बैलेंस हो गई। जो उसके एजुकेशन पे कायदे से पैसा जाना चाहिए था वो उसके किस पे जा रहा है, ट्रीटमेंट पे जा रहा है। और थोड़ा सा हम और डीपर लेवल पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो उसको बीमारी हुई है रिकेट्स, वो एक्चुअली उसकी मदर अगर अवेयर होती या उसके पेरेंट्स अवेयर होते या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अवेयर होते तो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मदर को कैल्शियम की प्रॉपर डोजेस दी जाती तो ये सिचुएशन नहीं आती। और कैल्शियम इतना मतलब सस्ता जो अभी ट्रीटमेंट है उसके मुकाबले वो पीनट्स के जितना उसका भाव है, यानी कि बहुत कम उस पर खर्चा होता। तो ये बताने का आपको उद्देश्य ये है कि जिस ट्रीटमेंट पे लाखों रुपए लगते हैं उसके प्रिवेंशन पे मात्र कुछ मतलब अगर लाख रुपए लग रहे हैं तो वो काम जो प्रिवेंशन का है वो 10 रुपए में हो जाता। एंड जब बच्चा इस ट्रीटमेंट के बाद हेल्दी भी होगा तो ठीक है, बहुत सारी चीजें उसकी नॉर्मल हो जाएंगी, बट वो जो जिस प्रोसेस से गुजरा है वो उसका
जो मेंटल ट्रॉमा होता है, प्लस जो डैमेजेस हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी टेंडर एज होती है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो रीजनरेट नहीं हो पाती हैं। ओके, सो ये सारी चीजें अगर हम लगाएंगे तो हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल बर्डन जो पड़ा उस फैमिली पे, और ऐसे ही बहुत सारे, हम जब अवेयर नहीं होते हैं तो कितने सारे परिवारों में ऐसा हो रहा है। अल्टीमेटली ये बर्डन देश का बर्डन होता है, फिर उसके बाद मिलके ये WHO का बर्डन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बर्डन होता है। और जब बैठ के एनालिसिस किया जाता है तो इसीलिए फिर जैसे आप लोगों को जो ये जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए स्टेट फिर इंटरवीन करता है कि अगर हमारे सोसाइटी को ये पता नहीं है, अगर एक माँ को पता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में लिटरेसी का जो रेट है वो बहुत कम है, तो हम कैसे प्रिवेंट करें ये सब चीजें, किस तरह से हम अवेयर करें अपनी जो भी हमारी पॉपुलेशन है कि ये चीजें समय से पहले, समय रहते हम प्रिवेंट कर दें, ताकि उसका बर्डन वो धीरे धीरे उस परिवार को खत्म ना करे, या वो धीरे धीरे फिर देश पे आ जाता है कि देश पे जो खर्चा एजुकेशन पे होना चाहिए, देश उससे मेडिसिन खरीद रहा होता है। आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई है मेरे इस पर्पस को बताने की कि हम आप जो काम मिल रहा है वो बहुत ही, जो भी जॉब जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही नोबल है। आप जॉब तो मिलेगी आपको, लेकिन अदरवाइज भी आप अपनी जनता को या लोगों को जब आप बताते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्विस टू द मैनकाइंड। आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप मानवता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप अवेयर कर रहे हैं किसी एक फैमिली को या बहुत सारे परिवारों को बीमार होने से बचने के लिए, बीमार होने के बाद से जो स्थिति होती है उससे बचने के लिए। तो आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, तो फील प्राउड, अपने आप को पैट कीजिए कि आप उस लकीर के इस तरफ है जहां पर आप जॉब तो करेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट सेवा करेंगे, देश की डायरेक्ट सेवा है। ऑफिसर बनते हैं वो सेवा है रोल, लेकिन आप लोगों का डायरेक्ट इंटरवेंशन है, और ये बहुत 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 अच्छा, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अभी तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे करती हूँ, बट बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। तो अपने आप को पैट कीजिए और अपने आप को ब्लेसिंग्स दीजिए कि ईश्वर ने आपको चुना डायरेक्टली सेवा करने का। तो समझिए ये परमात्मा की सेवा है। ये अगर आपको क्लियर हो गया है कि जो फाइनेंशियल बर्डन कैसे होता है एक देश गरीबी वाली स्थिति में क्यों होता है, और आपका क्या रोल होने वाला है, उसके बाद हम आगे बढ़े। सोनम, आपको क्लियर हुआ? समीर, अवंतिका, आप अब अपना म्यूट करके अपना थोड़ा सा मुझे कहते हैं, ताकि हम एक ही पेज पे हैं, सेम पे है, तो हमें समझ आए। यस अवंतिका, एक एक करके आपको क्लियर हुआ मैंने क्या समझाना चाह रही हूँ मैं? यस मैम। समीर? यस मैम। सोनम, स्वीकृति? यस मैम। क्लियर हो गया कि आप लोगों का कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे आने वाली है ना? तो उसके लिए हमें तैयार है ना। तो फर्स्ट हमारा आपको जो बताने का यही मकसद था कि आप लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। ओके, सो अब जो है, अब हम बढ़ते हैं आगे कि किसी भी देश में, अभी हिंदुस्तान में जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, ये बताता है कि ऑलमोस्ट 65% हमारा देश यंग है। यंग का मतलब कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो 30-35 साल से लेकर है ना 40 साल तक से नीचे, ये लोग 65% है। तो देश यंग है। यंग देश क्या नहीं कर सकता? और अगर वो यंग बच्चे और अगर हेल्दी हों, तो हमारा तो आप देखिए ना, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आज की डेट में जो है वर्ल्ड लीडर हैं। इस एज में उनका डिसिप्लिन, उनका नॉलेज, उनका जो गोल है
तो किस उस पे ले आया है। तो एक आप सोचिए, एक लीडर कहाँ से कहाँ आ सकता है, और अगर उसकी पॉपुलेशन, उस देश की पॉपुलेशन यंग है, गोल के साथ है, हेल्दी है, तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, वापस हम आते हैं कि अगर देश को हेल्दी होना है तो उसका रूट, यानी वो कहाँ से, वो फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा कि जब एक हम हेल्दी देश की शुरुआत करेंगे, तो वो होता है जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है। वहीं से उस बच्चे की, उस जो आज की डेट में यंग, आप लोग यंग हैं, तो जो शुरुआत होती है वो माँ के गर्भ से होती है। कि उस दौरान माँ के, यानी 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, इस 9 महीनों में फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर, यानी 3-3 महीने के 3 जो है वो पड़ाव हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में एक महिला को जो है डॉक्टर की सुविधा दी जाए, और उसके साथ उसको ये बताया जाए कि इस दौरान जो उसके पेट में पलने वाला जिसको हम फीटस बोलते हैं, हिंदी में भ्रूण बोलते हैं, उस समय उसको बच्चा नहीं बोलते हैं, तो वो जब फॉर्म हो रहा होता है, उस समय जब जो फीटस का ब्रेन, बैकबोन, हार्ट, ये सब चीजें बन रही होती हैं, तो उस समय पोषण की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर इस दौरान किसी भी प्रकार से पोषण कम होता है, तो वो जो निर्माण, यानी कि कोई भी निर्माण का कार्य हो रहा है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और उस दौरान किसी रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है, तो वो बिल्डिंग उतनी मजबूत नहीं बन पाती है, उसकी नींव उतनी मजबूत नहीं होती है, और नींव अगर कम हो जाती है तो क्या होता है, मतलब वीक हो जाती है, तो उस बिल्डिंग के जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। तो फर्स्ट तिमाही में किन चीजों का ध्यान रखना है, सेकेंड तिमाही में किन चीजों का ध्यान रखना है, और लास्ट के 9 मंथ्स में किन चीजों का ध्यान रखना है, पोषण का और जो न्यूट्रिशन है। क्योंकि इस दौरान कुछ प्रकृति की इस तरह से व्यवस्था है कि, एक मिनट बोल कीजिएगा, एक्सक्यूज मी। तो प्रकृति की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमने अपना बेस्ट रोल अदा करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो मैं बता रही हूं, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, तो मैं आपको फंडामेंटल्स बताती हुई चलती हूँ, और उसके बाद जो तैयारी करनी है, जो आपको इसके आगे जो रिसर्च करनी है, वो आपने स्वयं ने करनी है। तो आपने क्या करना है, आप नोट कर लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ICMR का ये एक विंग है, जो कि पूरे देश की जो है हमारी न्यूट्रिशन, पोषण से संबंधित जो भी पैरामीटर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जितना भी देश में कुछ स्कीम्स बनानी हैं, तो यहाँ से हमारे लिए वो पैमाने तय होते हैं। तो आपको NIN की साइट पे जाना है, NIN ICMR आप लिखेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका एक विंग है। तो यहाँ पर आप लैंड होंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा पोषण से संबंधित जानकारी है, और बड़े सुंदर उन्होंने क्विज़ेस भी रखे हुए हैं। आप वीडियो देखेंगे, एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरह से उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, और क्या क्या चीजें जरूरी हैं उसके लिए, तो उसमें जो है उन्होंने बड़े अच्छे से वीडियो के द्वारा पूरी जानकारी दी हुई है, और बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है, ताकि आप तो खैर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट वो आम आदमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको वो मैंने काफी पहले ये सब वीडियोस देखे थे,
और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सामान्य जानकारी दी हुई है कि एक महिला को, साइंटिफिक है, इसलिए मैं और कुछ नहीं रिकमेंड करूंगी, मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप NIN की साइट पे जाएंगे और वहां पर ये वीडियोस देखेंगे। सर्टिफिकेट भी मिलते हैं फिर उसमें, अगर आप सही तरीके से 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उसको समझेंगे, उसके क्वेश्चन Q&A को आप उसके जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो उसका वो है, हेडिंग है आई थिंक पोषण अभियान। ये अभियान है, ये पूरा मिशन है कि किस तरह से हम अपने जो है देश को हेल्दी बना पाए। तो उस साइट पे जाके आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ओके, सो ये हो गया एक हिस्सा कि जो आपका होमवर्क रहेगा, जो आपको आगे जो काम करना रहेगा वो ये साइट होगी। अगर आप इस साइट को सही तरीके से समझ लेंगे, इसके अलावा आप WHO की साइट पे जाएंगे, वहां पर आप जो है हेल्थ टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, हेल्थ में जाएंगे और विमेन हेल्थ में चले गए एंड चाइल्ड उसमें चले गए, तो आपको बहुत सारी जानकारी उससे मिल जाएगी। आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला है, विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ है, उस पे जाएंगे तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हमने, क्योंकि एक गवर्नमेंट एजेंसी है तो उसके लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप जो है ऑथेंटिक साइट्स पे जाके अपने नॉलेज को, मतलब जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करें। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, और आपको किस तरह से किस साइट पे जाना है, आपको क्या रेडी रेफरेंसेस होंगे। इसके अलावा NIN, ICMR एंड WHO की साइट के अलावा, और एक जो अपना फैमिली वेलफेयर है, विमेन हेल्थ एंड चाइल्ड केयर है, इन पे आप चले जाएंगे तो आपका पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो न्यूट्रिशन है क्या है, मोटा मोटा हम समझें और क्यों जरूरत है। तो जो हम बात कर रहे थे, अभी मैंने बताया था कि एक बच्चे को रिकेट्स हो जाता है और उसके बाद उसके आने वाले 4 से 5 साल जो है वो दवाइयों में और सप्लीमेंट्स में, उसकी फिजियोथेरेपी में जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज भी जो है हम लोग एक सर्टेन एज में हैं, लेकिन अगर बात की जाए हेल्थ की, कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पास आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट की आपको बहुत जानकारी है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा, आप देखिए कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बच्चे राज कर रहे हैं। बट जहां तक हेल्थ की बात आती है तो ये खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है ये अंडररेटेड सब्जेक्ट है। इसके बारे में बात नहीं की जाती है। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन कितने ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या कितने सारे स्कूल जो ये बताएं कि उस खाने में होना क्या चाहिए, व्हाई वी ईट फूड, है ना। तो बेसिक तो अच्छा एनर्जी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता कि क्यों बीमार होते हैं, क्यों कोई बीमार पड़ता है। तो ये चीजें, आपको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है कि आप आने वाली जनरेशन को जो है वो इन चीजों से अवेयर कर सकें। जो आपकी एरिया की जो भी पॉपुलेशन होगी, आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ समझेंगे और लोगों को बता पाएंगे। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे बात करते हैं, और इनफैक्ट मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, पैसे लेके बात करती हूँ, ऐसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वैल्यू नहीं है, फ्री की बातों की कहाँ वैल्यू होती है। सो मैं कुछ आपको वो टिप्स दे रही हूँ कि आपको मोटे मोटे आपको चीजें समझ में आ जाए कि हेल्थ क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, और हमारी लाइफ को वो कैसे इम्पैक्ट करता है। तो मैं कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहूंगी। आपको स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ठीक है।
तो मैं मोटा आपको थोड़ा सा बताते हुए चल पड़ूंगी। यस, ये कितने लोगों ने एक कोट सुना हुआ है? आई थिंक सभी ने सुना हुआ है, स्वस्थ Yes. शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ओके, बट स्वस्थ शरीर ही नहीं होता, तो ये गांधी ने कहा है। ओके, अब सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी फैमिली की है, या आपके माता पिता की है, दादा दादी की है, पड़ोसी की है, किसकी है? खुद की। खुद की है, खुद की है। लेकिन आप जो जिस उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर तो देखिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब माननी पड़ती है ना, कि जिस Yes. जहां पर लोग अवेयर ही नहीं है वहां पर कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना? तो बस ये समझिए कि आप लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेता आप हैं। आप जितने अवेयर होंगे, आपके एरिया के लोग, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया मीन्स कि जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया होगा, वहां के लोग भी उतने ही अवेयर होंगे। तो ये जिम्मेवारी है ये आपके लिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ क्या है, हम क्या समझते हैं हेल्थ से? एनीबडी एल्स कोई बताना चाहेगा? कोई भी बताना चाहे व्हाट इज हेल्थ? यस अवंतिका, यू वांट, बताइए। मैम, कोई भी मनुष्य जब शारीरिक और मानसिक रूप से अपना कोई कार्य करने हेतु सक्षम होता है तो उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। वंडरफुल, वंडरफुल। एनीवन एल्स? और कोई बताना चाहेगा? यस स्वीकृति, आपने अनम्यूट किया है, आप बताएंगे व्हाट इज हेल्थ, क्या डेफिनेशन है, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य मैम उस स्थिति को कहा जाता है जब आदमी जो है पूरा मन मस्तिष्क से स्वस्थ होता है और कोई भी काम पूरे मन से कर पाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए जानते हैं WHO क्या कहता है। ओके, WHO कहता है, जैसे आप लोगों ने कहा, तन से मन से दोनों तरह से स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन वो साथ में एक और चीज ऐड करता है, सोशल वेलबीइंग। आपको सोशली भी हेल्दी होना जरूरी है, खाली तन मन से नहीं। आपको, क्योंकि हम, मैन इज अ सोशल एनिमल है, हम एक समाज में रहते हैं, तो उस समाज में रहने लायक हमारा व्यवहार है कि नहीं, हमारी कंडीशन है कि नहीं, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं कि नहीं, है ना? तो सोशली भी हमको जो है हेल्दी होना होगा। तो ये है हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। आपको कोई बीमारी नहीं है, शारीरिक कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है, जनरली हम ये लोग मान लेते हैं कि मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी बीमारी, मतलब दर्द, कहीं पर दर्द नहीं है, कुछ हाथ पैर टेढ़े वेढ़े नहीं, तो हम सोचते हैं ओ हम हेल्दी हैं। नो, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग भी है। ओके, तो ये है हेल्थ की परिभाषा। इसमें से ये मेरी साइट है, मैं कुछ कुछ आपको बताती हुई चलती हूँ। आज की डेट में जो है आप देखते होंगे, जो भी काम आप और हम क्या किस पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी गायब है, तो बीमारियां हो जाती हैं। तो ये कुछ कुछ स्लाइड्स हैं, बट मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, ये ले जाते हैं, इस पे चलते हैं। ये WHO का आंकड़ा है, नॉन कम्युनिकेबल मेटाबॉलिक डिजीज। कम्युनिकेबल आपको पता है कि जो एक से दूसरे को फैलती हैं, ये कोरोना उनमें से एक था। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या, कि जो एक से दूसरे को नहीं फैलती हैं और जो हमारे अंदर ही पैदा होती हैं, बाहर से नहीं आती हैं, उनका वायरस वो बाहर से नहीं आता है, हमारे बॉडी के अंदर ही वो पैदा होती है बीमारियां। और उनको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, यानी कि हमारी जो आदतें हैं,
रोजाना की आदतें हैं, उनके कारण ही हम बीमार हो जाते हैं। उनमें से एक मुख्य चीज है जिसको हम कहते हैं भोजन, पोषण। हम सीधे उस पे आते हैं, ये काफी चीजें हैं, पोषण पे आते हैं। सारी ये कि क्या क्या बीमारियां हैं का कारण यही होता है। तो हम बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं ना, तो बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, वो आहार जिसमें सारे मैक्रो और माइक्रोज हों। अब इनका अर्थ क्या होता है? न्यूट्रिशन इज लाइफ, यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपका ये सेशन है थोड़ा सा इंटरैक्टिव हम रखेंगे। आप सबको क्या लगता है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है? मिलती है। मिलती है। और किस लिए हम खाते हैं खाना? एनर्जी के लिए और शरीर के शरीर जो के विकास। देखभाल के लिए, उसके विकास के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फूड से हमें ऊर्जा के साथ साथ क्या मिलता है? भोजन के उस एक रोल के अलावा बाकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो है, सबसे पहला रोल है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं, बढ़ते हैं। छोटा बच्चा होगा वो बढ़ता है। मेंटेनेंस, जो बड़ा है उसका शरीर को रोजाना बहुत सारी चीजों की होती है, तो मेंटेन रहे। आपने अपना ग्रोथ ले लिया तो उसको मेंटेनेंस, रिपेयर, बहुत सारी टूट फूट होती है शरीर के अंदर, उसकी रिपेयर होना जरूरी है। रीजनरेशन, हमारे जो सेल्स हैं उनका एक लाइफ होता है और उसके बाद वो नए बनते हैं। अगर हम पोषण नहीं देंगे तो जो नए बनेंगे वो सही तरीके से या अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे। तो अगर अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उससे बनने वाली, मतलब यूं माने कि अगर मिट्टी सही नहीं होगी तो उससे बनने वाली फर्दर ईंट भी सही नहीं होगी, और ईंट सही नहीं होगी तो स्ट्रक्चर सही नहीं होगी, स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो आपका घर कभी भी ढह सकता है। एंड हीलिंग, ये रोल है हमारे भोजन के। अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? तो WHO क्या कहता है? WHO कहता है, अब हम इसको डाइट में ही वो करते हैं, A healthy diet is a foundation for health, well-being, optimal growth and development. It protects against all forms of malnutrition. यानी जो कुपोषण, जो भी कुपोषण के कारण जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, या कुपोषण हो जाता है, उसके अगेंस्ट हमें बचाता है अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं। Unhealthy diet is one of the leading risks for the global burden of disease, mainly for non-communicable diseases such as cardiovascular diseases, diabetes and cancer. Unhealthy diet, वो डाइट जिसमें पोषण पूरा नहीं है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट जिसमें हम न्यूट्रिशन, पोषण की बात कर रहे हैं। तो इसी से आपका अब जो आपका पाला पड़ेगा वो बैलेंस डाइट से आपका पाला पड़ने वाला है। यही वर्ड आपको बार बार सुनते रहेंगे। So what is balanced diet? संतुलित आहार क्या है? A balanced diet requires all the components: protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, fibers and water in correct amount. ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, in correct amount। ये नहीं है कि प्रोटीन हमारे शरीर का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है तो हम प्रोटीन ही खा जाएं। नो, करेक्ट अमाउंट में होना हर चीज का बहुत जरूरी है। तो A healthy diet starts early in life with adequate breastfeeding. जब बच्चा हो जाता है, हम वो पोषण अभियान मैंने बताया था, प्रेगनेंसी का जो बताया था वो आप खुद उसको पढ़ लेंगे, कब कब किस किस चीज की जरूरत होती है। लेकिन एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसकी हेल्दी डाइट स्टार्ट होती है ब्रेस्ट फीडिंग से। 6 महीने माँ का दूध, उसी में प्रकृति ने इतना सुंदर व्यवस्था की हुई है कि आप 6 महीने तक उसको कुछ और ना दें, सिर्फ उसका जो इम्यूनाइजेशन है यानी उसके जो टीके वीके लगने हैं बस वो चलते रहें, और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, माँ के दूध में, पहला पोषण माँ का दूध है, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आप लोगों का एक रोल ये भी होगा कि जो जच्चा बच्चा, जब आप देखेंगे कि आपके एरिया में बहुत सारे लोग होंगे, आपका पूरा सिस्टम होगा, वहां पर जाकर उनको अवेयर करना कि घर में
बच्चा होता है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं अरे पहली बार है तो इसको शहद चटाओ, माँ का दूध नहीं देना है, पहला दूध जो है वो तो उसको, तो बड़ी बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। तो आपको एजुकेट करना होगा। क्या एजुकेट करना होगा कि सबसे पहला न्यूट्रिशन जो स्वास्थ्य है देश का वो होता है छोटा बच्चा, इन्फेंट जो ब्रेस्ट फीडिंग लेता है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग होगी। द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी डाइट आर रिफ्लेक्टेड इन हायर एजुकेशनल आउटकम्स, प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ लॉन्ग हेल्थ। अगर एक बच्चा 6 महीने तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग मिल जाती है तो यही ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर पड़ते हैं तो थोड़ा बहुत पड़े और उसके बाद रिकवरी हो गई, वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं लाइफ में। क्योंकि जो शरीर है उसकी पहली आवश्यकता वो ब्रेस्ट फीड, वो प्रकृति ने वो व्यवस्था दी हुई है। हम लोग किसी भी रीजन से माँ को नहीं दूध हो पा रहा है तो हम जो है दूसरी व्यवस्थाएं करते हैं, बाहर से दूध लाते हैं, कुछ कुछ चीजें देते हैं, बट वो कभी भी उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकती जो कि ब्रेस्ट फीड है। ओके, सो इसमें जो हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल की नीड्स वो किस स्टेज में है, यानी कि बचपन है, बड़ा है, तो हर एज में न्यूट्रिशनल नीड्स डिफरेंट होती हैं। आप जिस भी भौगोलिक मतलब किसी भी आप स्टेट में रहते हैं, हर राज्य में अलग अलग एनवायरनमेंट है, वहां का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो किसी किसी फूड को वहां पर कोई चीज दिल्ली में नहीं मिलती, वहां मिलेगी। साउथ इंडियंस राइस प्रेफर करते हैं, ईस्ट के लोग दूसरी चीजें। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार जो ये व्यवस्था है प्रकृति ने ये की हुई है कि वहां की जरूरतें वहां की लोकल डाइट से पूरी हो जाती हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि हम वो क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजें वहां का जो है लोकली अवेलेबल फूड क्या है, डाइटरी कस्टम्स क्या हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हेल्दी डाइट के वो सब के लिए एक जैसे हैं, ठीक है। Consuming a healthy diet throughout the life course helps to prevent malnutrition in all its forms as well as range of non-communicable, मतलब आप बचे रहेंगे, इसका मतलब ये सारी चीजें हैं। और बाकी ये सारी चीजें आपको WHO की साइट पे मिल जाएंगी, वहीं से मैंने लिया है। अब ये है फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। इन द फर्स्ट 2 years of a child's life, optimal nutrition fosters healthy growth and improves cognitive development. It also reduces the risk of becoming overweight and or obese and developing NCDs later in life, non-communicable diseases. तो ये धीरे धीरे आप ये सारी चीजें आपको NIN की साइट पे मिलेंगी कि एक छोटा बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, जब मदर फीड कर रही है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। फर्स्ट 6 months में क्या होना चाहिए, उसके बाद उसको क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब हम मोटा मोटा थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि हाँ, अब हम यहाँ पे आते हैं। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैक्रोज और माइक्रोज, पोषण, न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम क्या क्या समझना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। सो जो न्यूट्रिशन वर्ड बना है, न्यूट्रिशन जो है वो है पोषण, फूड है। एक है भोजन और दूसरा है पोषण। तो भोजन का अर्थ है कि कुछ भी चीज जो खाने लायक हो, जो शरीर के अंदर जाए और उससे आपकी बॉडी में जो भी आप खाएंगे वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, उससे आपको मिलता है पोषण, उससे आपको मिलता है एनर्जी। ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म है। कुछ भी खाएंगे तो उसको अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, क्योंकि ग्लूकोज ही बॉडी रिकॉग्नाइज करती है फ्यूल। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डीजल डालते हैं, CNG डालते हैं, ऐसे ही बॉडी ग्लूकोज को पहचानती है और उसी से बॉडी हम काम कर पाते हैं। तो जो भोजन लिया, तो भोजन फूड की बहुत सारी चीजें मिलके आप वो बन गया फूड। अब न्यूट्रिशन का मतलब कि उसके अंदर भोजन जो है बैलेंस डाइट कब बनता है, जब उसके अंदर वो तत्व, वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व हों जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं?
तो इनको हम बोलते हैं मैक्रोज, मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो वो 3 चीजें हैं। सबसे पहला है, एक्चुअली यहां पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पर सबसे ज्यादा हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट या लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ये देखिए लिखा हुआ है, सब्जियां, फल सारे कार्बोहाइड्रेट के श्रेणी में आते हैं। सारे ग्रेन्स यानी कि आटा, गेहूं, चावल, दालें, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में। प्रोटीन यानी कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, दूध से बनी हुई चीजें, मांसाहार, इन सब में प्रोटीन होता है। फैट का मतलब कि घी, तेल, नेचुरल सोर्सेज, नट्स, सीड्स, इन सब में प्रोटीन होता है। तो सबसे न्यूट्रिशन की बात आते ही मुख्य फैक्टर होता है मैक्रोज। मैक्रो का मतलब जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए। ये चीजें हम जो पेट भरना बोलते हैं कि भूख लगी है, भूख लगी है, तो आप सबसे ज्यादा मात्रा में यही चीजें खाते हैं। यही तीनों चीजें मिलके हमारा भोजन बनाती हैं। तो ये हो गए मैक्रोज, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ओके, तो ये हम खाना इस तरह से खाते हैं ना। तो इसमें हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या वो चीजें हैं जिनसे हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों से बची रहेगी, सही ग्रोथ होगी। हम बस पेट भर लेते हैं। तो ये फूड है। अब है 3 चीजें हमने पढ़ ली। इसके अलावा वाटर, पानी, ये भी मैक्रो की कैटेगरी में आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा मात्रा में हम लेते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 70% वाटर है, ये धरती 70% वाटर है। तो ये हमेशा इसको हम क्या होता है बता नहीं पाते हैं, क्योंकि साइंस में बहुत जगह ये लिखा नहीं होता है। मैक्रोज और माइक्रोज में आप वाटर को नहीं पाएंगे, आप सिर्फ कार्ब, फैट, प्रोटीन को पाएंगे। तो आपको इन चीजों को, अभी कुछ चीजें आपको अपनी समझ से रखनी होंगी कि पानी भी हमारा मैक्रो का हिस्सा है, लेकिन जब आप जवाब दे रहे होंगे तो कार्ब, फैट, प्रोटीन ही बोलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रोज। मैक्रो मतलब बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में शरीर को चाहिए। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा। जैसे आपको पता है कि माइक्रो में जब हम चले जाते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजों में हम चले जाते हैं। तो माइक्रो मतलब छोटी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए, उनके बिना बात नहीं बनेगी। जैसे घर में गैस का सिलेंडर इतना बड़ा है या पाइपलाइन है, आपके घर में रॉ मटेरियल सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास गैस का लाइटर नहीं है, एक छोटी सी स्पार्क नहीं है, तो आपका गैस जलने वाली नहीं है, आपका खाना बनेगा नहीं। तो ऐसे ही ये विटामिन एंड मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो चीजें हैं कि अगर ये आपके शरीर में नहीं होगा तो आपका खाना जो है वो प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, या अगर ये चीजें नहीं होंगी तो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए वो उसको नहीं मिलेगा। और जो भी व्यक्ति जिस भी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी होगी, जब वो बॉडी को नहीं मिलेगा तो उस विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण जो बीमारी होती है वो उस बच्चे को हो जाएगी। जैसे आयरन की डेफिशिएंसी से हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 70% फीमेल, छोटी लड़कियां या बड़ी महिलाएं एनीमिक हैं। एक छोटा सा मिनरल है। ऐसे ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, जो मैंने बताया था रिकेट्स, कितनी बड़ी छोटी सी डेफिशिएंसी, अगर हम डे टू डे अपने खाने में इन चीजों का ध्यान रखें तो हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। तो ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी अगर हम ये देखते हैं कि हमारे भोजन में अवेलेबल है तो हम डेफिशिएंसी से बच जाते हैं, और डेफिशिएंसी से बच गए तो डिजीज से बच गए। तो ये है माइक्रो और ये है माइक्रो और ये है मैक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, जब भी आपसे पूछा जाएगा सवाल मैक्रो और माइक्रो के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे कार्ब्स, फैट, प्रोटीन मैक्रो हैं जो शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट, ये आप पोषण, ये आप उस पे जाएंगे साइट पे तो आपको और अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। ओके, सो जो माइक्रोज हैं
ये ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? ये पाए जाते हैं फल सब्जियों में, नट्स में, कुछ अनाजों में, होल ग्रेन्स में, ठीक है। तो यस, तो हमने बेसिक फंडामेंटल क्या समझना है कि फूड भोजन हुआ जिसमें सब चीजें हैं, लेकिन क्या करेक्ट अमाउंट में वो प्रेजेंट हैं? आरडीएस जो रेकमेंडेड डेली अलाउंसेस होते हैं, यानी कि एक महिला को कितने डेली आयरन की जरूरत है, कितने कैल्शियम की जरूरत है, एक छोटे बच्चे को कितनी जरूरत है, माँ के द्वारा वो जरूरत, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है, मतलब शुरुआती 2 साल बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में जो बच्चे को मिल रहा है वो माँ के थ्रू मिल रहा है, तो उस दौरान माँ की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है उसको हम कुछ ऐड करना शुरू करते हैं, दाल का पानी, ये सब चीजें आपको पता होंगी, खिचड़ी। तो उस दौरान उसकी डाइट में क्या हमने ऐसी भोजन ऐड करना है? ज्यादातर हम खिचड़ी सोचते, दाल का पानी क्या है दाल के पानी में, है ना, ये हम सुनते हैं, चली आती है चीजें, दाल का पानी पिलाओ। दाल के पानी में क्या है? कुछ भी नहीं है। दाल के पानी में प्रोटीन कहाँ से आया? ये है ना, यही हम सुनते आए हैं कि आप जो है बच्चे को सूजी की खीर खिलाओ, और दाल में प्रोटीन है। आपने बिल्कुल सही कहा, दाल में प्रोटीन है, बट दाल के पानी में प्रोटीन आ जाएगा। तो यही चीज है कि किस मात्रा में पानी, किस मात्रा में मिलाएं, दाल कितनी होनी चाहिए। प्रोटीन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मेन मैक्रो जो है वो प्रोटीन है, फैट है, प्रोटीन से हमारा सेल बनता है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या हो, तो जो WHO है, जो ICMR है, WHO इज फॉर द ग्लोबल, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए जो एक बॉडी है, और फिर है ICMR हिंदुस्तान के लिए जो बॉडी है, ये कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। तो जैसे प्रोटीन की आपने बात की कि प्रोटीन पिलाया जाता है, दाल पिलाई जाती है, दाल का पानी, कि प्रोटीन मिले बच्चे को। अब पता नहीं है उनको, माँ को, कि प्रोटीन मिलेगा, बट उन्होंने वो सुनते आए हैं, तो वो वैसे ही दाल का पानी पिलाते हैं। बट एक्चुअल में यही आप लोगों की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि आप जाके बताएं कि दाल का पानी बनेगा तो कैसे बनेगा। एक बच्चे की पहले तो रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करोगे। तो पहले तो जनरल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ कि WHO ने कहा कि एक व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब जिसको हम एडल्ट बोलते हैं, जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, और जो एल्डरली 60 से नीचे है, उसको हम एडल्ट की कैटेगरी में ले आते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है पर केजी पर ग्राम, यानी वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है कि उसका शरीर डेवलप हो गया है, अब उसको मेंटेन रहने के लिए उसको रोज उसके शरीर का जितने किलो वजन है उतने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड इंडियन जो मेल की रिक्वायरमेंट है वो है ऑलमोस्ट 60 ग्राम, और एक फीमेल की रिक्वायरमेंट है 55 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए उनको अपनी डाइट में। मतलब सिर्फ ठीक ठाक रहने के लिए, सिर्फ ठीक ठाक रहने के लिए 60 ग्राम प्रोटीन मेल को, 55 ग्राम, ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा जो डेटा है। तो अब 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक महिला को, और जब आप काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि उस महिला का 50% से भी कम इंटेक है। और जब उस महिला का ही 50% से कम इंटेक है, तो उसके द्वारा जो बच्चे को फीड किया जा रहा है वो क्या मिल रहा होगा? इसी को कुपोषण कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। कि माँ को तो ज्यादा फीड ज्यादा लेना है क्योंकि उसके द्वारा बच्चे को जा रहा है। सपोज करिए अभी डिलीवरी हुई है, एक लेडी की डिलीवरी हुई, और उसकी डाइट जो सेट की जाती है वो आप पोषण अभियान में सब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं थी, मतलब सब नॉर्मल लेडी की हम बात कर लेते हैं, 25 साल की एक महिला है, उसकी रिक्वायरमेंट है 55 ग्राम। ओके, तो 55 ग्राम का मतलब कि उसको लगभग अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, 2 से 3 अंडे वो खाती हो, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है,
वो दिन में 50 ग्राम पनीर खा लेती है, वो चिकन खा लेती है, कम से कम 100 ग्राम चिकन खा लेती है, कुछ स्प्राउट्स ले लेती है, नट सीड्स ले लेती है, तब जाके उसकी अपनी रिक्वायरमेंट 55 ग्राम की पूरी होगी। ओके, क्या ऐसा होता है? क्या इस तरह से एक महिला रोज खा पाती है? नंबर 2, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, वो मां बनने वाली है, अब उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी? तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसकी 0.25 ग्राम रिक्वायरमेंट प्रोटीन की बढ़ जाती है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बढ़ गई। देन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है 0.5 यानी 1.5 ग्राम, अभी उसको 1 ग्राम चाहिए था अपने लिए, अब बच्चे के लिए ट्रिमेस्टर वाइज उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लग गई। अब मतलब पहले 25 ग्राम 0.25 ग्राम बढ़ी, फिर 1.5 ग्राम हुई, 1.25 ग्राम हुई, फिर 1.5 ग्राम हुई, और सेकेंड ट्रिमेस्टर में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही लास्ट में 1.5 ग्राम बढ़ गई उसकी। अब जैसे ही एक महिला माँ बनने वाली होती है तो उसके कुछ फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस आने लगते हैं, और कुछ साइकोलॉजिकल भी होते हैं, जिसमें होता है वॉमिटिंग सेंसेशन। जैसे जैसे डायफ्राम मतलब फर्स्ट शुरुआती दौर में 3 मंथ्स तक तो वॉमिटिंग आती है, खाना नहीं खाया जाता है, टेस्ट बड्स, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो खाना ही खाने की उसकी इच्छा नहीं होती है, तो वो अपनी ही जो रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम की मेंटेनेंस डाइट ही वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है, तो 1.25 ग्राम बच्चे वाली तो मतलब ही नहीं होता, फिर 1.5 ग्राम तो बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे हेल्प करना होगा? यही आपकी जो न्यूट्रिशन की अवेयरनेस होगी कि उसको 1.5 ग्राम कैसे मिले, उसकी डाइट आप कैसे बनाएं, उसके प्रेफरेंसेस आप कैसे पूछें, उसको एजुकेट कैसे करें कि यहाँ पर तुम्हारे टेस्ट मन का सवाल नहीं है, आप इस देश को एक क्या दे रहे हो, मतलब जो भी आपका बच्चा होगा, गर्ल और बॉय जो भी होगा, वो इस देश का नागरिक बनेगा, और अगर वो हेल्दी होगा तो वो इस देश को कुछ कंट्रीब्यूट करेगा अपने अपने जो सर्विसेज से, है ना। तो यहाँ पर तो क्योंकि जनरेशन मतलब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रूल्स डिफरेंट है। आप देखेंगे कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश या इंग्लैंड जैसे देश, जहां पर कि जो देश बहुत विकसित है, वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, हेल्थ से रिलेटेड चीजें, वो जो भी बच्चा आता है या प्रेग्नेंट होती जैसे उनको पता लगता है, तो वहां पर उनके घरों पे जाके जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको जाकर जानकारी देते हैं, उनको अवेलेबल कराते हैं वो चीजें, है ना। तो वो स्टेट का सब्जेक्ट कि भाई हमारा अगर जो सिटीजन आने वाला है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसकी हेल्थ डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं देश की हेल्थ होगी। तो यहाँ पर आपका रोल आएगा कि एक महिला को आपको जो है किस तरह से आपको हेल्प करना है उसके पीरियड में, जब उसके पास जो है क्या नहीं है, जानकारी नहीं है कि वो अपनी ही उसको नहीं पूरा कर पा रही है रिक्वायरमेंट को, तो वो बच्चे को कैसे दे पाए, क्योंकि उसके थ्रू ही जाएगा जो वो खा रही है ना। तो अब क्या है, यहाँ पर आपकी जो है वो एक्सपर्टीज काम आएंगी, आपका नॉलेज काम आएगा कि वहां पर आपको कैसे जो है उस लेडी की कैसे हेल्प करनी है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट, उस फीमेल की रिक्वायरमेंट, अभी तक तो बच्चा जो है वो उसके एम्ब्रियो जो कॉर्ड होती है उसके द्वारा ले रहा था, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो वो एक बॉडी बन चुका है, 2 किलो का, 2.5 किलो का, उसका बच्चे का 3 किलो का जो है वो वेट है, और अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी भी माँ के द्वारा पूरी होगी, लेकिन माँ की रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई है। माँ को अब अभी तक जो प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो वो था खाने का, पोषण का, न्यूट्रिएंट का पैरामीटर्स, अब वो डिफरेंट हो गए हैं। ये सारी चीजें आपको NIN के उसमें दिख जाएंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रोल यही रहेगा कि आप
जच्चा बच्चा 2 साल तक अगर आपने प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे की डिलीवरी के 2 साल तक अगर आपने एक महिला को एजुकेट कर दिया, अवेयर कर दिया, उनको आपने बता दिया, तो आप समझिए आपने देश के भविष्य को आपने वो कर लिया है, हेल्प कर लिया है उसको सही तरीके से ग्रो होने में। तो जिस तरह से मैंने बताया कि प्रोटीन जो है वो दाल को जो हम बोलते हैं कि दाल में प्रोटीन है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों में, तो दाल में जो है 25 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम दाल लेते हैं उसमें से 50 ग्राम जो है दाल में होता है कार्बोहाइड्रेट, 25 ग्राम होता है उसमें फाइबर और 25 ग्राम होता है उसमें प्रोटीन। तो हम किस तरह से दाल को बनाएं कि उसमें से जो है उसको फाइबर भी मिल जाए, उसको प्रोटीन भी मिल जाए और उसको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए। तो ये हम धीरे वो जो कैलकुलेशंस हैं या उसमें जो हमने वो रखा हुआ है, जो चार्ट बने हुए हैं हर एज का पूरा उसमें लिखा हुआ है कितने कितने मैक्रोज का क्या रेशो रहेगा। और फिर इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोज, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसको उसकी माँ को कैल्शियम आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट है, और उस बच्चे को जो है पैदा होते ही कुछ इंजेक्शन हम जो बाहर की जो चीजें हैं उनसे बचाते हैं और उनको कुछ ड्रॉप्स पिलाते हैं। जैसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के विटामिन मिनरल्स के ड्रॉप्स होते हैं, विटामिन ए का ड्रॉप जो कि बहुत कम, मतलब धीरे धीरे अब लोगों को पता लगने लगा, आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पता ही नहीं होता कि विटामिन ए के ड्रॉप्स भी पिलाए जाते हैं, सिर्फ हम सोचते हैं कि जो इंजेक्शन लगा, बीसीजी का लगा और डीपीटी का लगा, ये सब चीजें, लेकिन कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, उनकी जानकारी, ये सब जो चीजें हैं जो आपको होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने 2 साइट बताई हैं, इन साइट्स पे 3-4 जो चीजें, NIN की साइट पे जाके फिर WHO की साइट पे जाके आप अपना बढ़िया से तैयारी करेंगे और कुछ बेसिक्स आप उनके पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जो हम नेक्स्ट सेशन जब लेंगे तो उसमें आप अच्छे से तैयार होके, आप तब तक तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उसके द्वारा आपको मिलने वाली है। अब आपको कुछ सवाल जवाब करने हैं तो 5 मिनट हम Q&A रख लेते हैं। आज का सेशन जो है हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि एक दिन में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती। बस ये जो आपको रेफरेंस मिले हैं इनमें जाके आप बहुत सारी चीजें आप कर पाएंगे। तो किसी का कुछ सवाल है तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी तो आप फैक्ट्स फिगर्स पढ़ाकू बच्चे हैं। कोई सवाल किसी का? अवंतिका, सुकृति, कोई सवाल है? सोनम, आप लोगों का? मैम जी जी मैम, जैसे कि एक अंडे होते हैं, मछली होते हैं, इन सब चीजों से प्रोटीन मिलता है, लेकिन मैम मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जैसे इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा पूछा जाएगा कि तो आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो फिर वेज से कैसे पूरा करेंगे? तो जी जी जी, वंडरफुल वंडरफुल। सो देखिए, वेजिटेरियन में जो है प्रोटीन हमें कुछ ग्रेन्स जैसे कि सोयाबीन में प्रोटीन होता है, और नट्स और सीड्स, यानी कि नट सीड्स का मतलब हुआ कि आपके सूखे मेवे, बादाम है, ठीक है, उसमें होता है, आपके मूंगफली। पिस्ता है उसमें होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं उनमें होता है। और आपके पास हमारा पनीर है उसमें होता है। तो आप देखेंगे जो NIN की साइट है उसमें वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है किसमें कितना है, उसमें RDS लिखे हुए हैं कि एक छोटे बच्चे का कितना, एक फीमेल का कितना, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कितना, और कहाँ से आपको मिलेगा, किस जैसे गेहूं में भी बहुत कम प्रोटीन होता है, बट कम होता है, बट होता है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, यही हमारा न्यूट्रिशन प्लानिंग होती है। तो सारे सोर्सेज हैं वेजिटेरियन के, सोर्सेज आपको मिलेंगे उसमें। थैंक यू मैम। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, पर हम अपना प्रोटीन का इंटेक रखते हैं। ओके मैम। एनीवन एल्स? ओके, सबको क्लैरिटी आ गई। अब आप, हाँ स्वीकृति जी, स्वीकृति।
मैम अभी तो मैं सवाल की थी, अभी मैं ही सवाल पूछी थी मैम। अच्छा, स्वीकृति नहीं पूछा था, ठीक है। अवंतिका पूछ रही है क्या? नहीं मैम, वही बताना था कि आपने जो बताया वो अभी तो समझ आ गया है, आप वेबसाइट को विजिट करने के बाद अगर अच्छा लगा हाँ, बस बस बस। तो देखिए, जितना हम चीजों को रटेंगे नहीं, जितना हम चीजों को समझेंगे, हम उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब भी दे पाएंगे और अपना जो भी काम है उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जब हम, कुछ चीजें होती है जहां पर दिमाग, मतलब जहां पर रटने की जरूरत होती है, जैसे जैसे कितना वो चाहिए, आप समझ के करेंगे ना कि कितना प्रोटीन चाहिए, क्यों चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन की डेफिशिएंसी एक डेली कितने की होती है, 28 से 30 मिलीग्राम होती है, वो इतना चाहिए होता है। तो ये कुछ आपको फिगर्स वो उसकी जरूरत होती है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, उसका उसका रेलेवेंस पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये डोजेज इतनी, डोजेज विटामिन डी की कितनी डोज चाहिए छोटे बच्चे में। तो ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी और वो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आनंददायक सब्जेक्ट है क्योंकि हम बने ही भोजन से हैं, ठीक है ना। तो ये साइट्स पे आप जाइएगा, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, आई होप। थैंक यू। ओके ओके, और कुछ? सोनम, आई थिंक सोनम का सब क्लियर है। तो आप सब ये पहले ये पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट सेशन रख लेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। थैंक यू ओके मैम। मैम। Stay healthy. थैंक यू मैम। Okay, Anurag, all blessings. God bless you. Bye bye. थैंक यू मैम। बाय बाय।